साथियों नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। ये वेस्टर्न रेलवे का पेपर है दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे का पेपर दोस्तों, ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का है दोस्तों। SWLI जो लेवल 6 का है दोस्तों। और ये LDC कोटा है दोस्तों। ये वडोदरा डिवीज़न का है दोस्तों। और ये दोस्तों 12 जनवरी 2025 को हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, बिना किसी देरी की ओर। 100 मार्क्स के होंगे, 110 क्वेश्चन रहेंगे आपको, जैसा कि बताया गया है। तो चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी ए टेन्योर पोस्ट इज अ परमानेंट पोस्ट which is an individual railway employee may not hold for more than a limited period। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। टेन्योर पोस्ट का मतलब जैसा कार्यालय पद, कार्यकाल पद एक अस्थायी पद है जिसमें कोई व्यक्ति रेलवे कर्मचारी का एक सीमित अवधि के लिए तक ज़्यादा सीमित अवधि से ज़्यादा नहीं रख सकता है। यानी इस पोस्ट का मतलब जैसे कि हम लोग का रिटायरमेंट का एज है 60 ईयर्स, तो उससे ज़्यादा हम लोग उस पोस्ट पर बने नहीं रह सकते हैं। यानी टेन्योर पोस्ट का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, अ टेम्पोररी पोस्ट इज अ पोस्ट कैरिंग अ डिफिनिट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम। जो एक अस्थायी पद होता है, ऐसा पद जिसमें एक निश्चित वेतन दर होती है जो सीमित समय के लिए स्वीकृत होती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, टेम्पोररी पोस्ट का डेफिनेशन यही है और टेन्योर पोस्ट का डेफिनेशन यही है। यानी जो प्रश्न संख्या ए होगा वो उसका आंसर होगा दोस्तों ए। दोनों सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन कैन अनाउंस अ लीगल स्ट्राइक ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ। यानी एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन केवल किस नियमों के प्रावधान के तहत ही कानूनी हड़ताल की घोषणा कर सकता है। तो ये दोस्तों है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें जो लीगल स्ट्राइक की चर्चा की गई है दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 23 में लीगल स्ट्राइक की चर्चा की गई है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 3। क्वेश्चन 3 कहता है दोस्तों, while calculating the qualifying service for post-retirement complementary pass, the service period of how many years and how many months or more should be treated as 20 years। तो दोस्तों कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद मानर्थ पास के लिए अर्हक सेवा की जो गणना करते समय कितने वर्ष और कितने महीने या उससे अवधि की जो सेवा अवधि होती है वो 20 वर्ष मानी जाती है। तो जैसे दोस्तों होता है कि जो 3 महीने जो कम होता है उसको पूरा वर्ष मान लिया जाता है। यानी इसके अनुसार जो होगा दोस्तों 19 वर्ष 9 महीना होगा तो या उससे ज़्यादा होगा तो उसे 20 वर्ष मान लिया जाएगा। इस प्रश्न में यही कह रहा है दोस्तों। यानी प्रश्न 3 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी अ रेलवे सर्वेंट में बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन वेयर केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। यानी कह रहा है एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है जहां उसके खिलाफ आपराधिक जांच आरोप के संबंध में कोई मामला जांच, पूछताछ या सुनवाई के तहत चल रहा हो। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ द competent authority with effect from the date of his detention for a period of exceeding 36 hours। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, रेलवे कर्मचारी को कम से कम 48 घंटे 48 आवर्स अगर से अधिक अवधि के लिए उसकी हिरासत की तारीख से सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश द्वारा निलंबित किया जाएगा। यानी इसमें जो ऑप्शन 1 होगा वो सही होगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो 4 का बी,
पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ 36 घंटे लिख रखा, अगर यही 48 घंटे होता तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोनों आंसर सही हो सकता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या हमारा 5 है दोस्तों। Period of suspension on the death of employee during pending of the disciplinary proceeding shall be treated as what? यानी अनुशासनीय कार्यवाही के दौरान लंबित रहने के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर निलंबन की अवधि को क्या माना जाएगा? तो दोस्तों इसे पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी माना जाता है दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या जो 5 होगा, जो साथियों 5 का आंसर होगा वो होगा पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एज पर मास्टर सर्कुलर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HOER applicable to all railway servant except those who governed by, यानी HOER शासित कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है। यानी प्रश्न संख्या जो 6 होगा वो, जो प्रश्न संख्या जो 6 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा, यानी फैक्ट्री एक्ट पर HOER नहीं लागू होता है, माइंस एक्ट पर भी नहीं लागू होता है, मिनिमम वेजेज एक्ट पर भी नहीं लागू होता है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी होगा। इसका ऐसे होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, यानी जो 7 है, यानी क्वेश्चन है GM इज ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू परमिट अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप C एंड अदर एंड ग्रुप D रेलवे एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन है अकाउंट्स कंकरेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे एम्प्लॉइज। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं ऑप्शन। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा था ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे कर्मचारियों की दर्ज जन्म तिथि में बदलाव की अनुमति देने के लिए GM एकमात्र सक्षम अधिकारी है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे कर्मचारी की जन्म तिथि में बदलाव के लिए अकाउंट्स की सहमति आवश्यक है। दोस्तों जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा C। पहला फॉल्स है और दूसरा सही है, इसलिए क्योंकि जो जो डेट ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ का जो अल्टरेशन होता है दोस्तों, वो हमारे PCPO यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के अप्रूवल से होता है। ये पावर उनको एट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए ये आंसर सही, पहले वाला जो ऑप्शन सही नहीं है। और इसमें फाइनेंस की कोई बात हो नहीं रही है, इसलिए अकाउंट्स की सहमति होनी आवश्यक नहीं है। यानी जो प्रश्न हमारा 7 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों C। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी पहला ऑप्शन है द D&R रूल्स, DAR यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स आर अप्लीकेबल टू एनी मेंबर ऑफ RPF एज डिफाइंड इन RPF एक्ट 1957। तो दोस्तों ये हमारा RPF पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 केम इनटू इफेक्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। तो दोस्तों ये हमारा 1 अक्टूबर 1968 को ये लागू हुआ था दोस्तों। तो यानी जो प्रश्न है हमारा 8, यानी हिंदी में इसको पढ़ देते हैं कि DAR नियम RPF नियम 1957 में परिभाषित अनुसार RPF के किसी भी सदस्य पर लागू होते हैं, जो गलत है। D&A नियम 1968 1 नवंबर 1968 को लागू हुआ था, नहीं 1 अक्टूबर 1968 को लागू हुआ था। यानी जो प्रश्न संख्या 8 होगा उसका जो आंसर होगा D, दोनों गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी पहला है पेनाल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इज अ मेजर पेनाल्टी। यानी कह रहा है
3 वर्ष की अवधि से अधिक पदोन्नति को रोकना एक बड़ी सख्ती है। बिल्कुल सही बात है। SF1 इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो ये भी दोस्तों सही है। तो हमारा जो प्रश्न 9 है उसका जो आंसर होगा दोस्तों, वेट दोस्तों, जो इसमें कह रहा था कि 3 वर्ष की अवधि तक के लिए, अगर 3 वर्ष से ज्यादा होता तो इसमें होता आपका मेजर पेनल्टी, और 3 वर्ष तक तो ये दोस्तों माइनर पेनल्टी होगा। इसलिए पहला सही है और दूसरा नहीं, पहला गलत है, यानी इसका आंसर होगा सी। पहला गलत है और दूसरा सही है। यानी SF1 का उपयोग रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग रूल यानी क्वेश्चन 10 को। द फुल फॉर्म ऑफ रील यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी होता है दोस्तों। ये 2018 में लागू हुआ था। इसके पहले दोस्तों IOD चलता था, यानी इंजर्ड ऑन ड्यूटी, वो चलता था। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 10 है, इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं, यानी रील का। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी, पहले इलनेस आता है उसके बाद इंजरी आता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये 2018 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इशू ऑफ प्रिविलेज पास PTOs आर एडमिसेबल व्हेन ए स्टाफ इज, यानी जब कोई स्टाफ कब प्रिविलेज पास PTO जारी करना स्वीकार है। तो ऑन स्टडी लीव पर, ओनली LAP पर, ओनली CL पर, एनी काइंड ऑफ लीव पर आप पास PTO आप ले सकते हैं। प्रश्न जो 11 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों डी। who had the who has full powers to grant advance increment on a sports account on recommendation of Railway Sports Control Board RSCB for excellence sports, यानी खेल कूद के आधार पर खेलों में उत्कृष्टता के लिए रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड RSCB रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की सिफारिश पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने का पूर्ण अधिकार किसे है। यानी एडवांस इंक्रीमेंट कौन देगा एक्सीलेंट स्पोर्ट्स के लिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 12 है उसका आंसर होगा दोस्तों DRM को अथॉरिटी है। अब कोई इसमें कह देगा कि DRM तो हेडक्वार्टर में नहीं होता है, तो उसको कौन देगा। तो दोस्तों DRM जो SAG के रैंक होते हैं उसके जो CWM होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो ये लोग दे सकते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 13 को देखते हैं दोस्तों। अनुभव इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉइज फॉर, यानी अनुभव किस लिए है। अनुभव के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक मंच है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों उसके लिए है। यानी प्रश्न संख्या जो 13 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ रनिंग अलाउंस इज टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ड्यूज ऑफ मेडिकली डिकेटराइज स्टाफ ऑप्टेड फॉर अ वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑन डे ऑफ हिज मेडिकल डिकेटेगराइजेशन, यानी चिकित्सीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारी के चिकित्सीय रूप में विवर्गीकरण के दिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर उसके बकाया का निपटान की गणना करने के लिए रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत लिया जाएगा। यानी प्रश्न संख्या जो 14 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों सी, 55%। जब भी अगर आपको दोस्तों इन सर्विस की बात होगी तो 30% होगा रनिंग कर्मचारियों के लिए। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात होगी तो दोस्तों वो होगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है प्रश्न संख्या 15, यानी द स्पेशल लीव पिटिशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी फर्स्ट
फाइल्ड बिफोर विच कोर्ट, यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 15 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आप कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन जब भी एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन की बात होगी, यानी विशेष अनुमति याचिका की बात होगी, तो दोस्तों वो 136 में फाइल किया जाता है, अंडर सेक्शन 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 16, यानी 16 है, हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विसेज, यानी सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 16 है दोस्तों, उसका आंसर होगा ए 6 वीक्स, यानी 42 डेज पहले आपको देना है नोटिस। ये इस तरह से वो लीगल माना जाएगा, अन्यथा ये इलीगल हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रश्न संख्या हमारा जो 17 है, एप्लीकेशन ऑफ सीटीजी शुड बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट, यानी सीटीजी का आवेदन सेवानिवृत्ति के कितने महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीटीजी मतलब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। जो प्रश्न संख्या 17 है उसका आंसर है दोस्तों ए। वेट, जो प्रश्न संख्या हमारा 17 है उसका आंसर होगा बी। 12 महीने के भीतर आप प्रस्तुत कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के केस में, लेकिन अगर जो आप ट्रांसफर वाली बात होती है, जैसे इन सर्विस अगर आपका ट्रांसफर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, तो आप उसके लिए उसको लिमिट 6 महीने है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में दोस्तों ये 12 महीने। अगर 12 महीने से ज़्यादा होता है और 24 महीने के भीतर है तो इसके लिए दोस्तों हमारे जीएम को पास भेजना पड़ेगा। अगर 24 महीने से ज़्यादा है तो दोस्तों वो रेलवे बोर्ड से होकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18, यानी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू रूल 3 सब रूल 1 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल सर्वेंट हैज टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, यानी रूल 1 कह रहा है कि रेलवे सर्वेंट के कंडक्ट रूल के अनुसार आपको एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ठीक है। रूल 3 सब रूल बी कह रहा है दोस्तों रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का अबाउट प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, तो दोस्तों ये 3C में है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो दोस्तों वो गलत है। यानी जो प्रश्न संख्या 18 होगा उसका आंसर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें कह रहा था सेवा आचरण नियम के जो उप नियम है 1 का 1 उसके अनुसार रेलवे कर्मचारी को पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होगी, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि 3B में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे रोक के बारे में बताया गया, नहीं, तो जो 3 का जो C है दोस्तों उसमें बताया गया है। जो 3 का C है सेक्शन उसमें बताया गया। ये दोस्तों एक राजस्थान में केस हुआ था विशाखा वर्सेज राजस्थान, उसी के ऑर्डर से ये इम्प्लीमेंट हुआ था दोस्तों। तो ये आपको ये हमेशा विशाखा वाला बात याद रखना है और ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर पेपर में ये रिपीट होकर कहीं ना कहीं इसके बारे में आते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19 पढ़ते हैं दोस्तों। अंडर आर्टिकल 310 Constitution, a railway servant cannot be dismissed or removed from the service by the lower authority to the authority who appointed him, यानी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद के 310 के तहत किसी भी रेलवे कर्मचारी को उसके नियुक्त करने वाले अधिकारी से निचले प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए तो बात सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है D&A नियम के 14 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए
आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। तो ये दोस्तों जो नियम है वो 17 है। तो अगला है हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या जो 19 है, उसका आंसर, प्रश्न संख्या जो हमारा 19 है उसका आंसर होगा दोस्तों हमारा जो प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी दोनों गलत है। अब प्रश्न संख्या हम जो ऑप्शन है उसको एक को हम लोग वेरीफाई करते हैं, 1 मिनट। जो प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन एक है दोस्तों, जो 310 कह रहा है, यानी 310 में ये लिखा गया है दोस्तों कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है वो पोजीशन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो होल्ड करता है। जो 311 और जो इसमें लिखा गया है, यानी जो किसी रेलवे कर्मचारी को उसके नियुक्त करने वाले अधिकारी से निचले अधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया सकता है, वो दोस्तों 311 है उसका जो सब रूल 1 है उसमें लिखा गया है कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही उसको सेवा से हटा सकती है या उसे बर्खास्त कर सकती है। और जो 311 का 2 है उसमें लिखा है दोस्तों, जो 14 वाली जो अप्लाई होती है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को उससे रिमूव्ड और सर्विस से हटाया नहीं जा सकता है, विदाउट इंक्वायरी के उससे नहीं हटाया जा सकता है। तो इसमें 2 है, जो 2 में लिखाया गया है कि इंक्वायरी के बिना हटाया नहीं जाएगा, तो 1 में लिखा गया है कि नियुक्त करने वाले प्राधिकारी ही उसे हटाएगा, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही उसे हटाएंगे। और 310 में लिखा है दोस्तों कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पोजीशन को होल्ड करता है वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार करता है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो दोनों गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 पर। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, नो रेलवे सर्वेंट शैल कम्युनिकेट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू एनी अदर पर्सन whom he is not authorized to communicate। यानी जो रेलवे सेवा आचरण के किस नियम के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी भी आधिकारिक दस्तावेज को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा जिसके वह संचार करने के लिए अधिकृत नहीं है। यानी जो हमारा जो प्रश्न संख्या 20 है उसका है नियम 11। जो हमारा नियम 12 है दोस्तों वो चंदा से संबंधित है। जो हमारा नियम 10 है दोस्तों, जो हमारा रूल 10 है दोस्तों वो है गवाही से संबंधित, यानी एविडेंस, किसी भी अथॉरिटी के आपको बिफोर एविडेंस देना नहीं देना है। तो अगर आपको कंडक्ट रूल या D&R रूल से कोई भी इसमें प्रश्न आपको समझ में नहीं आता या फंसते हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ MCQ कराई गई है। इससे आपकी सारी जो क्वेश्चन किए है जो समस्याएं वो खत्म हो जाएगी, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू D&R रूल्स, यानी अनुशासन एवं अपील नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला नियम है दोस्तों, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन रिमिट द मैटर बैक टू द इंक्वायरी ऑफिसर फॉर फर्दर इंक्वायरी। नेक्स्ट है दोस्तों, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टू रिफर द मैटर टू अपीलेटी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टू एक्सेप्ट द इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट, यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टू रिपोर्ट टू GM। यानी जो कह रहा है कि अनुशासनिक प्राधिकारी मामलों को आगे जांच बढ़ाने के लिए जांच अधिकारी को वापस भेज सकता है। तो प्रश्न संख्या जो 21 का आंसर होगा ए। दूसरा क्या है, अनुशासनिक अधिकारी को मामले के अपीलीय प्राधिकारी के पास भेजना होगा। ऐसा नहीं है, जब कोई ऑर्डर देता है तो अगर उससे कर्मचारी नाखुश है, यानी वो लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, उसका सही जजमेंट नहीं हुआ है, तो वो अपील करेगा। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन दोस्तों, अनुशासनात्मक प्राधिकारी
को जांच की रिपोर्ट स्वीकार करनी होगा, ऐसा नहीं होता है। जांच की जो रिपोर्ट होती है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा, सही लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नियम के हिसाब से होगा तो नहीं लगेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जीएम को रिपोर्ट करना होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, तो वो खुद सक्षम है निर्णय लेने में, इसलिए उसे रिपोर्ट किसी को करना होना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22, any employee irrespective of age can be retired prematurely by giving 3 months notice after he has completed how many years of qualifying सर्विस। जो प्रश्न संख्या हमारा 22 है, प्रश्न संख्या जो हमारा 22 है उसमें कितना माने जो कौन सा आंसर है, यानी किसी भी कर्मचारी को चाहे किसी भी उम्र का हो और हक सेवा के कितने वर्ष पूर्ण करने के बाद 3 महीने का नोटिस देकर समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन 56 का जो जे रूल है उसमें लिखा गया है कि 30 वर्ष की सर्विस या 55 वर्ष की उम्र होने पर आपको 3 मंथ पहले नोटिस दे करके आपको कभी भी रिटायर्ड किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या जो होगा 22 का जो आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होता है दोस्तों 30 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 23 को देखते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने, यानी द सीनियरिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन कैडर टू अनदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट ही इज डिसाइडेड बाय द डेट ऑफ प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड। यानी कह रहा है कि प्रशासनिक हित पर एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण पर रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता ग्रेड में पदोन्नति या नियुक्ति की तारीख सी तय की जाती है। अगला ऑप्शन दोस्तों, however the seniority of railway servant transferred at their own request shall be fixed below that on the existing confirmed temporary and officiating railway servants in the new unit irrespective of the date of confirmation of length of officiating of temporary service or of transfer of railway servant। यानी क्या है, हालांकि उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित रेल सेवकों की वरिष्ठता नई इकाई में मौजूद पुष्टि अस्थायी स्थानापन्न रेल सेवकों की वरिष्ठता के नीचे तय की जाएगी, चाहे पुष्टि की तारीख स्थानापन्न या अस्थायी सेवा की अवधि कुछ भी हो, रेलवे कर्मचारियों का तबादला। यानी जो प्रश्न संख्या जो 23 कह रहा है दोस्तों, उसका जो आंसर होगा कि दोनों सही है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक नई यूनिट लग रही है तो कर्मचारी को वहां पर आपको ट्रांसफर करना है। जब ऑप्शन निकलता है दोस्तों तो उसमें लिखा रहता है कि आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे ट्रांसफर किया जाएगा तो आपको जिस डेट में आप ज्वाइन किए हैं जिस ग्रेड में, आपको उसी ग्रेड में भेजा जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑन रिक्वेस्ट जाएं, जैसे डेट ओवर हो गया, लैप्स हो गया, या आपको वहां जाना है तो आप ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपकी सीनियरिटी 0 हो जाती है, आप रिक्रूटमेंट ग्रेड में सबसे बॉटम सीनियरिटी पर जाते हैं। यानी जो प्रश्न हमारा 23 का जो ऑप्शन है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 24, अंडर the Trade Union Act 1926, what is the minimum qualifying age prescribed for membership of a registered trade union। यानी ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता आयु क्या निर्धारित है। दो तरह की होती है दोस्तों। अगर आपको मेंबरशिप के लिए बात होती है तो 15 की आयु होनी चाहिए। अगर आपको ऑफिस बियरर होना है तो आपको 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए होती है। अगर आपको ट्रेड यूनियन से संबंधित कोई भी किसी भी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल्ड
ऐसा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड उसको प्रिपेयर किया गया है, फुल एक्सप्लेनेशन, उसके जितने भी एक्ट हैं उस पे एमसीक्यूज हैं, उसको सारी तैयार की गई है। तो प्रश्न हमारा जो 24 का आंसर दोस्तों होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 डील्स विथ ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम चल संपत्ति के लेन देन से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न संख्या 25 है उसका आंसर होगा दोस्तों सी। जो 18 है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बी है दोस्तों, वो 17 जो रूल है वो कंडक्ट रूल कहता है कि आपको इंसॉल्वेंसी होने से बचना है। आदतन जो हैबिचुअल इंसॉल्वेंसी है यानी आदतन दिवालियापन है, उससे होने से बचना। अगर होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। जो 16 है दोस्तों वो कहता है कि स्पेकुलेशन नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन चीज़ों से आपको आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। जो रूल कंडक्ट रूल 16 कहता है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो जो हमारा प्रश्न संख्या जो 25 होगा उसको आंसर होगा दोस्तों 18। कंडक्ट रूल से भी कोई समस्या है तो आप वीडियो देखें, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, एज पर डी एंड आर रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट परमिटेड टू बी इंगेज एट डिफेंस काउंसिल बाय चार्ज एम्प्लॉय, यानी कह रहा है डी एंड ए नियम एंड डिसिप्लिन एंड अपील नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आरोपी कर्मचारी द्वारा बचाव पक्ष के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अनदर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम द सेम ऑफिस, किया जा सकता है। रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट किया जा सकता है। लीगल पिटिशनर, लीगल पिटिशनर को दोस्तों डिफेंस काउंसलर के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन ऑफिशियल हो सकता है, और तो सबकी लिमिटेशन है। ट्रेड यूनियन ऑफिसर मोर देन 3 हो सकता है, अगर अनलिमिटेड है तो वो भी होगा। रिटायर्ड को मैक्सिमम 7 कर सकता है एक बार में, और जो एक्टिंग है दोस्तों वो एक बार में 3 कर सकता है, यानी कार्यरत रेल सेवा वो कर सकता है। यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 26 है इसका आंसर होगा दोस्तों सी। एक लीगल पिटिशनर वो डिफेंस काउंसलर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन बी कॉल्ड टू अपीयर इन अ सिलेक्शन फॉर प्रमोशन, यानी और दूसरा है सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी अंडर डी एंड आर रूल, यानी दूसरा इसमें सही है। पहला है किसी निलंबित कर्मचारी को पदोन्नति के लिए चयन में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। डी एंड ए नियम के तहत 1968 के अनुसार निलंबन दंड नहीं है, बिल्कुल दंड नहीं है। यानी प्रश्न संख्या जो 27 है उसका आंसर होगा ए, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 28 देखते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प चुने। एज पर ओल्ड पेंशन स्कीम द मिनिमम मंथली पेंशन पेएबल अंडर 7 पे कमीशन इज 8,000। नो, ये दोस्तों होता है 9,000 मिनिमम होता है। द अमाउंट ऑफ पेंशन, वेट, कह रहा है कि ओल्ड पेंशन में। दूसरा है द ऑप्शन द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द लास्ट मंथ्स पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर द एवरेज ऑफ 10 मंथ्स पे, विच एवर इज मोर। ठीक है, दोनों सही है। पुरानी पेंशन योजना के अनुसार दे न्यूनतम मासिक पेंशन 8,000 रुपये है, यानी 8,000 रुपये नहीं दोस्तों, ये 9,000 रुपये है मिनिमम। और जो भी होगा 50% 10 महीने के औसत वेतन के से कम नहीं होगा, या अधिक होगा वो मिल सकता है। यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 28 है उसमें जो है हमारा सी ऑप्शन है। पहला गलत है क्योंकि 8,000 लिखा है, यहाँ 9,000 होना चाहिए, और दूसरा सही है। हम लोग प्रश्न संख्या 29 देखते हैं दोस्तों। 29 है दोस्तों, विच ऑफ दीज
rule deals with fixation of initial substantive pay of railway employee, यानी इनमें से कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी के प्रारंभिक मूल वेतन के निर्धारण से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या हमारा जो 29 होगा उसका आंसर होगा रूल 13 यानी FR 22। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 30 है दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द हस्बैंड ऑफ अ डिसीज्ड फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, बिल्कुल एलिजिबल है दोस्तों। सेकंड है द चिल्ड्रेन ऑफ सेकंड वाइफ ऑफ अ डिसीज्ड रेलवे एम्प्लॉय कैन आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इवन द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव, यानी जो हमारा प्रश्न संख्या 30 है उसका जो ऑप्शन है मृत रेलवे कर्मचारी का पति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है, बिल्कुल सही है। मृत रेलवे कर्मचारी की दूसरी पत्नी के बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, भले ही पत्नी जीवित हो। हाँ ये है, लेकिन अब पहली पत्नी को उसे कंसेंट देना होगा कि हाँ मैं सहमत हूं इससे। तो यानी प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर होगा दोस्तों होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 31। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी निम्नलिखित में से किस अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिक किसकी है? डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ हु डाइड इन कोर्स ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल जो ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी होगा ऑन ड्यूटी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ डाइंग इन रेलवे एक्सीडेंट वाइल नॉट ऑन ड्यूटी, तो ये दूसरा प्रायोरिटी होता है। डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ हु आर मेडिकली इनकैपेसिटेटेड और पार्शियली, तो और डिपेंडेंट ऑफ रेलवे स्टाफ हु मेडिकली डिकेटेगराइज, तो ये तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों और ये चौथे नंबर पे आता है। 4 प्रायोरिटी होती है। जो प्रश्न संख्या हमारा 31 होगा इसका आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सर्विस मैटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवे कैन नॉट बी ट्राइड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस विभागों के सेवा के मामलों में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा? तो प्रश्न जो हमारा 32 है उसका होगा दोस्तों आरपीएफ। जो आरपीएफ है उस पर कैट एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रश्न संख्या हमारा 33 है दोस्तों, उसको देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी ट्रांसफर मीन्स मूवमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम वन स्टेशन विच इज एम्प्लॉयड टू अनदर स्टेशन। तो ऑप्शन इसमें क्या है? टू टेक अप ड्यूटीज ऑफ अ न्यू पोस्ट ड्यू टू चेंज ऑफ हिज हेड क्वार्टर। तो जो प्रश्न संख्या 33 होगा दोस्तों इसका होगा दोनों सही है। यानी स्थानांतरण का तात्पर्य क्या कहा गया है? कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण जहां वह कार्यरत है, किस लिए? नए पद का कार्यभार संभालने के लिए या मुख्यालय में परिवर्तन होने के कारण। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन पीरियड ऑफ अ रेलवे सर्वेंट शैल नॉट बी पीरियड एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज एट ए टाइम। तो किसी रेलवे कर्मचारी की निलंबन अवधि का विस्तार एक बार में कितने दिनों से अधिक नहीं होगा? तो फर्स्ट तो 90 डेज में रिव्यू करना होता है, लेकिन उसके बाद आप एक बार में 180 दिन तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा एक बार में एक्सटेंशन। तो हमारा जो 34 का आंसर का दोस्तों होगा डी। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 35 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट गवर्न्ड बाय रेलवे सर्वेंट्स HWPR रूल
2005। निम्नलिखित में से कौन सा रेल सेवक कार्य घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 द्वारा शासित नहीं होता है? तो रेलवे स्कूल टीचर, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, आरपीएफ स्टाफ और कैजुअल लेबर। जो प्रश्न संख्या जो 35 होगा उसका आंसर होगा डी। आरपीएफ स्टाफ दोस्तों ये एचओईआर के अंतर्गत नहीं आता है। उसका आरपीएफ एक्ट जो 1957 है वो उसके हिसाब से उसकी रूलें चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, यानी while assessing the workload of essentially intermittent classification as per subsection B of Rule 130, the Railway Act 1989 period of inaction of shall be ignored, यानी how many। तो जो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 30 के उपधारा बी के अनुसार अनिवार्य रूप से आंतरिक यानी इसेंशियल इंटरमीडिएट के कार्यभार का आकलन करते समय कितनी समय की निष्क्रियता की अवधि को नजरअंदाज किया जाएगा? तो दोस्तों होगा लेस देन, यानी जो 36 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा किसके लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियली इंटरमीडिएट। तो कि निष्क्रियता की अवधि को नजरअंदाज किया जाएगा, यानी प्रश्न संख्या जो 36 होगा उसका होगा सी 30 मिनट्स। प्रश्न संख्या 37, हु अमोंग दीज इज अथोराइज्ड टू डिसाइड द फाइनल एचओईआर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग गेटमैन एट लेवल क्रॉसिंग गेट, यानी निम्नलिखित में से कौन से लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंजीनियरिंग गेटमैनों को अंतिम रूप से एचओईआर वर्गीकरण करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या हमारा 37 है उसका आंसर होगा सी। पीसीपीओ ही दोस्तों जो क्लासिफिकेशन होता है एचओईआर का वो करने के लिए अथोराइज्ड है। अगर आपको इसके निर्णय से कोई समस्या है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं लेबर कमिश्नर के पास, आरएलसी रीजनल लेबर कमिश्नर के पास, वो भी विद इन 90 डेज में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 38, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी देयर इज नो लिमिट लेट डाउन in the RSDA यानी RS Railway Servant Discipline and Appeal Rule about the number of sets of pass PTO that can be withheld as penalty। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन केस द delinquent employee has already availed all the passage PTO due in concerned calendar year, then the passage PTO due in next year may be withheld under these rules। यानी कह रहा है RSDA नियमों के में पास पीटीओ के सेटों की संख्या के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिन्हें दंड के रूप में रोका जा सकता है। यदि दोषी कर्मचारी ने संबंधित कैलेंडर वर्ष में देय सभी पास पीटीओ को पहले ही लाभ उठा लिया है तो अगले वर्ष में देय पास पीटीओ को इन नियमों के तहत रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है, यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 38 है उसका आंसर होगा दोनों सही है। बिल्कुल बात सही किया गया है कि जो डी&आर नियम में पास सेटों की संख्या के बारे में निर्धारित नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि आप जब भी पेनल्टी लगाएंगे तो वो सेट में लगाएंगे, लेकिन ये नहीं कितना सेट। दूसरा कहा गया है कि दोषी कर्मचारी ने संबंधित कैलेंडर वर्ष में यदि पास पीटीओ अवेल कर लिया है तो जो अगला वर्ष का जो पास पीटीओ है इन नियमों के तहत रोका जाएगा। तो प्रश्न संख्या हमारा 38 का जो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस इज एडमिसेबल टू एफएमए, जो हमारे रिटायर्ड रेलवे पेंशनर होते हैं उनको मिलता है। तो प्रश्न संख्या जो 39 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों सी, रेलवे पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प चुने।
cases involving purely legal issues such as succession can be taken up in the pension अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्कोवा यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज में बी परमिटेड टू अटेंड पेंशन अदालत। बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 40 होगा दोस्तों, उसका है कि उत्तराधिकारी जैसे भी शुद्ध रूप से कानूनी मुद्दों को पेंशन अदालत में उठाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंशन अदालत दोस्तों पेंशन से रिलेटेड होता है और पेंशन अदालत हर वर्ष के 15 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों, स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति यानी स्कोवा स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधियों को पेंशन अदालत में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। तो बिल्कुल सही, यानी जो प्रश्न संख्या 40 होगा उसका आंसर होगा पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 41, विच ऑफ दीज इज अ स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स यानी निम्न में से कौन सा वैधानिक कल्याणकारी उपाय है? तो दूसरा है दोस्तों हमारा ऑप्शन कि ऑफरिंग वॉलेंटरी योगा सेशन, प्रोमिसिंग कैंटीन फैसिलिटीज, कंप्लायंस विथ मिनिमम वेजेस लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल एनुअल कंपनी टिप्स। तो दोस्तों हमारा जो 41 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा, जो 41 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन सा? वेलफेयर मेजर्स है। तो दोस्तों हमारा ये होगा 41 का बी, प्रोमिसिंग कैंटीन फैसिलिटीज। जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है दोस्तों 1948, उसमें जो 46 सेक्शन है उसमें कैंटीन की बात की गई है। ये दोस्तों वेलफेयर मेजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम वेतन का कानूनों का अनुपालन, ये एक्ट है, ये आपको पालन करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स यानी श्रम कल्याण का कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों के और नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 42 होगा उसका आंसर दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस यानी संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 43, इन interpersonal communication non-verbal cues like body language facial expression contribute to what percentage of overall message यानी पारस्परिक संचार में शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव जैसे शाब्दिक संकेत समग्र संदेश में कितना प्रतिशत योगदान देते हैं? जो 43 का आंसर दोस्तों होगा 55। बॉडी लैंग्वेज 50% से ज़्यादा ही रोल करते हैं, क्योंकि जो आदमी जो बोल नहीं सकता है तो वो लोग लैंग्वेज से ही बात करते हैं, तो वो 50% से ज़्यादा बातें वहीं क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन वर द फर्स्ट यूनियन इलेक्शन हेल्ड इन इंडियन रेलवेज? तो प्रश्न संख्या जो दोस्तों हमारा होगा 44 का जो आंसर होगा दोस्तों उसका आंसर होगा सी, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द एम्प्लॉइज बेनिफिट फंड इज डिसेंट्रलाइज इन वेस्टर्न रेलवे। एट जोनल लेवल द प्रेसिडेंट ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड इज जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे। नहीं, स्टाफ बेनिफिट फंड का जनरल मैनेजर से कोई संबंध नहीं है। वो जनरल मैनेजर का एक दो पहलुओं में आते हैं, जैसे कि वो चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, चेयरमैन नहीं, वो दोस्तों उसको नियुक्त करते हैं सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी कोई वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है। जो चेयरमैन हो दोस्तों वो होते हैं जोन में पीसीपीओ होते हैं आपके, और डिवीजन में डीआरएम होते हैं दोस्तों। तो इसलिए प्रश्न जो दो ऑप्शन दो है वो गलत है, और एसबीएफ हमेशा डिसेंट्रलाइज। प्रश्न संख्या जो 45 है उसका आंसर होगा डी, क्योंकि सेंट्रलाइज होता है, जोनल लेवल पे होता है
डिवीजन लेवल पे होता है, वर्कशॉप लेवल पे होता है, और सबका जो कंसर्न होता है वो जीएम से, क्योंकि फाइनल ऑर्डर अगर कोई डिस्प्यूट होती है मेंबर्स में तो जीएम देते हैं, इसलिए दोस्तों ये सेंट्रलाइज है। तो जो प्रश्न संख्या 45 होगा उसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पाठ्यक्रम की अवधि कितने माह की है? तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न संख्या 46 है उसका आंसर होगा दोस्तों 5 मंथ्स, यानी जो पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है, जो तीनों कैटेगरीज की प्रबोध, प्रज्ञा, प्रवीण, इनकी जो माह का अवधि होती है पाठ्यक्रम की वो दोस्तों 5 महीने की होती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 47, मातृभाषा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारी किस कोटि में आते हैं? तो दोस्तों 3 कोटियां होती हैं, क, ख और ग। तो ये दोस्तों ये जहां मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो लोग ग में आते हैं, जहां मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है वहां लोग ग में आते हैं, ख में भी आते हैं, लेकिन जहां मदर लैंग्वेज हिंदी है वहां पर क में आते हैं। लेकिन ख वैसा रीजन होता है दोस्तों जहां पर लोग हिंदी को थोड़ी समझते हैं, लेकिन ग वैसी लैंग्वेज होती है दोस्तों जहां पर बिल्कुल ही हिंदी का प्रचलन न के बराबर होता है, वहां इंग्लिश से काम चलाना पड़ता है या रीजनल लैंग्वेज से उसको क्षेत्र ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 47, यानी 47 जो होगा प्रश्न संख्या हमारा 47 का आंसर होगा दोस्तों सी। जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 48, किसी कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय खोलने का आधार क्या होना चाहिए? तो कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक होनी चाहिए तो खुल सकता है। क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल की राज्य भाषा चुनने का अधिकार है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 49 होगा ये इसका आंसर होगा बी 345। राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम यह बताता है कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाना है? तो प्रश्न संख्या जो हमारा 40 का है दोस्तों उसका आंसर होगा जो हमारा 1976 का नियम है दोस्तों 5, वो ये तय करता है कि हिंदी में प्राप्त सभी उत्तरों का प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाएगा, यानी जो 50 क्वेश्चन नंबर उसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों? तो दोस्तों 3 ऐसे संशोधन हुए थे। जो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था दोस्तों उसमें 14 लैंग्वेज थे, बाद में 8 जोड़े गए। पहला जोड़ा गया एक, क्या नाम था दोस्तों? सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया दोस्तों? सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ था दोस्तों? 1967 में हुआ था। तो 14 के बाद हो गया एक 15। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा 14 के बाद 15 हो गया, फिर एक संविधान संशोधन हुआ। उस समय हुआ था दूसरा संविधान संशोधन, ये उसको कहते हैं 1992 में हुआ था दोस्तों। उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें था दोस्तों नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। मणिपुरी को जोड़ा गया था दोस्तों। तो 15 और 3 हो गया टोटल 18। अब बचे 4 भाषा। तो जो 18 दोस्तों भाषा था, पहले सिंधी जुड़ा, उसके बाद 3 जुड़ा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद अब 4 भाषा जोड़ा गया 2003 में दोस्तों। लेकिन जो एग्जैक्ट डेट था दोस्तों 8 जनवरी 2004 था दोस्तों, एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन डेट। तो ये कब जोड़ा गया दोस्तों? तो ये जोड़ा गया हमारा 4 भाषा, जिसमें मैथिली, बोडो,
डोगरी और संथाली जोड़ा गया। तो ये दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों कि प्रश्न संख्या हमारा कितना था दोस्तों? प्रश्न संख्या था हमारा 51। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों कि किस संविधान यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला हिंदी दिवस कौन से साल मनाया गया था? तो दोस्तों जो 52 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? तो दोस्तों 53 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 2006 में विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले मनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दमन और दीव राजभाषा किस क्षेत्र में आते हैं? तो दमन और दीव दोस्तों जो 54 आंसर दोस्तों उसका है ख क्षेत्र में। यही पूछता अंडमान और निकोबार तो क क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 54 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? जो 55 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है बिहार एवं आंध्र प्रदेश, यहाँ वो उर्दू राजभाषा है। हु इज द कन्वेनर ऑफ फंड PH65? यानी जो 55 जो हमारा प्लान हेड है उसका कन्वेनर कौन है? तो दोस्तों ये होते हैं PCPO। आगे चलते हैं दोस्तों, 57, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द करेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इज सुरेश कुमार। द करेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इज एन इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिसर। तो दोस्तों ये प्रश्न 2025 में हुआ था, जनवरी में, 12 जनवरी 2025 को। तो उस समय भी सुरेश कुमार नहीं थे। अभी हैं दोस्तों हमारे जो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है दोस्तों वो है सतीश कुमार, वो बिल्कुल। तो दोस्तों ये दोस्तों जो IRSME के अधिकारी थे, ये दोस्तों एंटी फॉग डिवाइस थी उसके लिए ये जाने जाते थे। और ये दोस्तों 2024 में ये यानी 1 सितंबर 2024 को उन्होंने ये पद संभाला था CRB का। और अभी तक वर्तमान में एक्सटेंशन के सितंबर में इनकी खत्म हो गई थी, उसके बाद ये भी इनको एक्सटेंशन के द्वारा ये बने हुए हैं अपने पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 58, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुने। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन बी गिवन टू मैरिड डाउटर्स विथ सर्टेन कंडीशंस। The minimum educational qualification for compassionate appointment is 10th class without any exception। यानी जो 58 का जो आंसर होगा दोस्तों उसका आंसर है बी। अगला, जैसे इसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन बी गिवन टू मैरिड डाउटर्स विद सर्टेन कंडीशन। बिल्कुल, सर्टेन कंडीशन क्या है कि अगर मैरिड डाउटर है तो जो जिस फैमिली में ये ऐसा जो एक्सपायर किया उसके जगह पर CGA मिला है उस फैमिली को उसको देखभाल करना होगा, यानी उस फैमिली के लिए ब्रेड विनर का काम करना होगा। अनुकंपा नियुक्ति के लिए सक्षम योग्यता बिना किसी अपवाद के, यानी ऐसा नहीं है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है। जो विडो होती हैं उनकी अगर 10th क्लास नहीं रहे तो भी ये उनकी अपॉइंटमेंट होती है, इसलिए जो नियम 2 है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59, विच लीडरशिप styles focus on collaboration, empathy and nurturing the development of the team members। यानी कौन सी नेतृत्व शैली सहयोग, सहानुभूति और टीम के सदस्यों के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो
जो 59 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ट्रांसफॉर्मेशनल। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वेंट लीडर? एक सेवक नेता की प्राथमिक विशेषता क्या होनी चाहिए? जो प्रश्न संख्या 60 है उसका आंसर होगा सी, सर्विंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड हेल्पिंग देम ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 61। व्हेन कैन द कम्यूटेड पेंशन बी रिस्टोर्ड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू? तो दोस्तों ये 15 ईयर्स के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ एसबीएफ एट डिविजनल लेवल, यानी जो मंडल स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के अध्यक्ष कौन होता है? तो डिवीजन पर दोस्तों डीआरएम होते हैं और जोन पर दोस्तों पीसीपीओ होते हैं। अगर आपको एसबीएफ से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रश्न में आप फंस रहे हैं तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यू कराया गया, आप देख लीजिए, आपकी सारी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, ये आईआरएसी चैप्टर 8 में इसको शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Who is the competent authority to cancel the panel given by RRB to the division? यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 63 होगा उसका आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों इसमें होगा कि जैसे जो आरआरबी के जो कमेटी होती है सिलेक्शन पैनल की, वो दोस्तों जेजी लेवल की अधिकारियों की होती है। तो उससे ऊपर होते हैं हमारे एसएजी। अगर डिवीजन की बात होगी तो डिवीजन का मालिक कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो इसलिए आंसर इसका डीआरएम होगा। आंसर जो प्रश्न संख्या 63 होगा उसका जो आंसर दोस्तों होगा बी, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉड्यूल नॉट इन एचआरएमएस? सेटलमेंट, ग्रीवांसेज, रोस्टर और प्रमोशन। जो प्रश्न संख्या हमारा जो 64 है, उस समय जब ये पेपर हुआ था उस समय प्रमोशन था, लेकिन अभी यूडीआईपी आ गया है, यानी यूनिफाइड जो हमारा जो प्रमोशनल है वो है, यानी यूडीआईपी मतलब यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आरबी 155 2022 इज अबाउट, यानी आरबी 155 2022 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर इन सर्टेन पोस्ट, ये उनके लिए था जो लेवल 7 के जो एसएससी थे और उनकी पोस्ट स्टेगनेंट हो जाती थी, वो आगे बढ़ नहीं पाते थे, तो उसके लिए लेवल 8 और 9 को ओपन किया गया है दोस्तों, नॉन फंक्शनल। जो प्रश्न संख्या 65 है उसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द एरनियर प्रमोशन केस टू बी डील्ड अंडर विच रूल ऑफ आईआरईएम वॉल्यूम 1, यानी त्रुटिपूर्ण पदोन्नति के मामले में आईआरईएम के खंड 1 के किस नियम के अंतर्गत निपटान किया जाता है? यानी प्रश्न संख्या जो 66 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों 228, यानी 228। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी लाभ नीति के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा कल्चरल एक्टिविटी है, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, प्रमोशन ऑफ एस्पेक्ट्स एक्टिविटी है, हाँ प्रमोशन इन द क्लीननेस ऑफ स्टेशन। इसमें एसबीएफ में इसकी चर्चा नहीं की गई, यानी प्रश्न संख्या जो 67 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, हाउ मेनी डेज टीए इज पेएबल इन वन टाइम? दोस्तों जो 68 का आंसर होगा दोस्तों वो 180 डेज, 180 डेज के कंटिन्यू होगा तो उसको 0 क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लेम द सीटीज इन रिगार्ड टू सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय जनरली आफ्टर ट्रांसफर ऑर्डर द पर्सनल इफेक्ट्स शैल बी मूव्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स, यानी जो प्रश्न संख्या 69 होगा उसका आंसर होगा बी, 6 मंथ। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि रिटायर्ड कर्मचारी के मामले में वो होगा 12 महीने तक क्लेम करना होता है, लेकिन सर्विंग कैंडिडेट जो कर्मचारी होते हैं या सामान्यतः स्थानांतरण आदेश के बाद कार्यरत रेलवे कर्मचारी के संबंध में सीटीजी का दावा करने के लिए पर्सनल इफेक्ट्स कितने महीनों के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा?
तो दोस्तों वो उसका आंसर होगा 6 महीने। प्रश्न संख्या 70 है, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लोकेटेड, यानी IRIEEN। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा जो 70 है उसका आंसर होगा सी, नासिक। अगला क्वेश्चन जो हमारा सिकंदराबाद है दोस्तों, वो हमारा सिग्नल का है। जमालपुर है दोस्तों हमारा मैकेनिकल का है, और पुणे है दोस्तों हमारा सिविल का है। इलेक्ट्रिक नासिक का है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 71, रूल 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू विच रेलवे एम्प्लॉय। जैसे हमने ऊपर इसको चर्चा कर लिया था दोस्तों, ये होता है इनमें से कोई नहीं। रूल 3C होता है दोस्तों, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस टू वुमेन होता है, यानी जो महिला कर्मचारी होती है उनको कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित है। जो सबलेटिंग ऑफ रेल गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो दोस्तों रूल जो हमारा 15A है उससे संबंधित है। जो डॉरी है दोस्तों वो हमारा दोस्तों है रूल 13 का ए से संबंधित है। जो गिफ्ट है दोस्तों वो हमारा रूल 13 से संबंधित है। अगर आपको कंडक्ट रूल से कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर प्रॉपर डिटेल्ड विथ MCQ वीडियोस हैं, आप देख लेंगे। आपका जो कंडक्ट रूल का सारे नियम आपको एक बार में याद हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा 70 जो 1 का आंसर होगा वो डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड टू गिव कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन लेवल 7, यानी लेवल 7 में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने का अधिकार किसके पास है। तो इसमें होगा प्रश्न का जो आंसर होगा 72 का वो होगा डी, नॉन ऑफ दिस। तो किसका होता है दोस्तों, वो GM का होता है, अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मच मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी सैंक्शन एट ए टाइम इन वन स्पेल। दोस्तों इसका आंसर होगा 6 महीने, यानी 73 का जो आंसर होगा दोस्तों होगा हाउ मच LAP। तो दोस्तों एक समय पर इसका आंसर होगा दोस्तों 73 का ए, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी जो 54 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 51 का ए। An employee is out of headquarters for 25 days for training in a month. How much percentage of transport allowance will he get in that month? यानी एक कर्मचारी एक महीने में प्रशिक्षण के लिए 25 दिनों से मुख्यालय से बाहर रहता है, तो उस महीने का परिवहन भत्ता उससे कितना दिया जाएगा। तो उसे दोस्तों 100% परिवहन भत्ता दिया जाएगा। नियम ये है, परिवहन भत्ता मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का नियम है दोस्तों कि अगर आप जो एक महीने का आपका पेमेंट का रूल है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, उसके दौरान अगर आपने किसी एक दिन भी अगर आपने ड्यूटी किया है तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों वो पूरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल वर्क एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव आवर। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर होगा दोस्तों सी, 72 आवर्स। Next question, no railway servant classified as intensive shall be called upon duty before completion of rest of how many hours। तो दोस्तों जो इंटेंसिव है या कंटिन्यूअस है उसको, जो कंटिन्यूअस है दोस्तों उसको 12 घंटा के रेस्ट के पहले ड्यूटी नहीं बुलाया सकता है। जो कंटिन्यूअस है उसको 10 घंटा का रेस्ट देना अनिवार्य है, और जो इंटेंसिव है दोस्तों उसको 8 घंटा का रेस्ट देना अनिवार्य है। जो कंटिन्यूअस और इंटेंसिव है दोस्तों उसको वीक में 30 आवर्स का रेस्ट देना अनिवार्य है, और जो EI है दोस्तों उसको 24 घंटे का वीक में देना अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा होगा 77, उसका आंसर होगा सी, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 केम इनटू फोर्स, यानी 78 का आंसर होगा दोस्तों सी, 1 जून 1927। अगर आपको कोई भी ट्रेड यूनियन से संबंधित
प्रश्नों से संबंधित समस्या है, समझने में समस्या हो रही है तो डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देखकर इसको क्लियर कर सकते हैं। सुपर न्यूमररी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड एज पर विच पैरा ऑफ IREM? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, हमेशा आता है। 79 का जो आंसर दोस्तों वो होगा 303, यानी चैप्टर 13 में IREM में दिया गया है। सुपर न्यूमररी पोस्ट होता है वैसा पोस्ट दोस्तों जो कोई कैंडिडेट मेडिकली डिकैटेगराइज हो गया और वो उस कैटेगरी में काम नहीं कर पा रहा है, और जिस कैटेगरी में जिस पोस्ट में उसको दिया जाना है वहाँ पर पोस्ट खाली नहीं है, तो उस कंडीशन में कुछ समय के लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट किया जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पोस्ट खाली होते हैं जिस कैडर में उसको उसको शिफ्ट करना है, यानी उसको एब्जॉर्ब करना है, जैसे ही ऑब्जॉर्ब होता है वो सुपर न्यूमररी पोस्ट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 80, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ JAG ग्रेड ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट कैन बी एक्सेप्टेड बाय VRS। जो JAG ग्रेड का ऑफिसर का होगा वो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? यानी जो प्रश्न संख्या 80 होगा उसका आंसर होगा डी। देखिए, जहाँ होता है जूनियर स्केल और सीनियर स्केल, यानी AME और DME नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको GM एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ ग्रेड लगता है, जहाँ JG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट हुआ वहाँ सीधा चला जाता है दोस्तों रेलवे बोर्ड। यानी प्रश्न संख्या जो 80 का आंसर होगा वो डी। प्रश्न संख्या 81 है दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू हियर अ रिट पिटिशन? यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 81 का आंसर होगा दोस्तों 226। जो 32 है दोस्तों वो हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो 39 है दोस्तों वो हमारा बोलने की आज़ादी है दोस्तों, यानी फ्रीडम से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 82 है, एग्जाम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज लिस्टेड इन सेक्शन ऑफ विच एक्ट ऑफ RTI? दोस्तों RTI एक्ट जो 8 है उसमें एग्जाम्पशन की बात की गई है। RTI नियम से आपको कोई RTI से आपको कोई आप डाउट रहता है, आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, तो आप RTI पर हमारा एक कंप्लीट वीडियो है, MCQs है, आप देखेंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83, as per classification of capital and other works expenditure plan head for training is? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पूंजीगत एवं अन्य कार्य के व्यय के अनुसार प्रशिक्षण के लिए योजना शीर्ष यानी प्लान हेड क्या है? यानी प्रश्न संख्या 83 होगा उसका हमारा दोस्तों 65। Which authority is the highest authority for appraisal of annual performance of an employee? यानी APR। इसमें 3 स्टेप होते हैं, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। पहला होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आपका रिपोर्ट लिखता है, दूसरा है रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी जो आपका रिव्यू करता है, और तीसरा होता है दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों ये D&R रूल से है, ये APR से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 85, सेलेक्ट द ऑप्शन, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो दोस्तों इस प्रश्न यानी इसका आंसर गलत है, वो दोस्तों लेबर कमिश्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 85 का जो आंसर होगा दोस्तों होगा बी। 86 को देखते हैं, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव कंपेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर्स? यानी जो प्रश्न संख्या 86 होगा उसका आंसर होगा बी। पहले ये GM के पास था, अब इसको DRM को एट्रीब्यूट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 87, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द करेंसी ऑफ पैनल बाई 1 ईयर? यानी जो 87 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, नन ऑफ द दीज, यानी इसको है GM के पास पावर है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 88, बहुत लेंदी पेपर हो रहा है दोस्तों, करते हैं, पेपर ही ऐसा है लेकिन बहुत अच्छा पेपर है। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, ग्रेचुइटी के लिए आपको 5 years की सर्विस रिक्वायर्ड है।
केवल डेथ केस को छोड़ करके। Completion of continuous 5 year service shall not be necessary where the termination of employment of any employee duty, death or disability। बिल्कुल, यानी प्रश्न संख्या जो 88 होगा उसका आंसर होगा ए। दोनों सही है, यानी 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक है, किसके लिए? तो ग्रेचुइटी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जहाँ नौकरी की समाप्ति या मृत्यु या विकलांगता का कारण हो वहाँ 5 वर्ष की सेवा पूरा करना आवश्यक नहीं होगा, ऐसा डेथ ऑफ ग्रेचुइटी का नियम है। यानी 88 का आंसर होगा ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP? स्पेशल लीव पिटिशन। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है अंडर रूल 130 सेक्शन ने अंडर सेक्शन 136। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 90। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। मिनिमम एज ऑफ अ चाइल्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री इन इंडिया इज 15 ईयर्स। यानी 90 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 14 ईयर्स, यानी 14 साल से कम का नहीं कर सकते। जब 15 साल से और 18 साल के बीच का होगा दोस्तों उसको एडोलेसेंट कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो होगा 90 का ए होगा। विच इज नॉट द बेनिफिट अवेलेबल अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यानी लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स 26 ऑफ वीक ऑफ मैटरनिटी लीव ये तो होता है। इम्यूनिटी फ्रॉम डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंसी ये भी होता है। इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प। जो 91 का जो आंसर दोस्तों वो होगा डी, ये प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये दिया जाता है। यानी 10 सप्ताह तक आपको हल्का काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के अनुपस्थिति के दौरान आपको नौकरी से कोई बर्खास्त नहीं कर सकता है। और 26 सप्ताह का आपको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, when salary and wages of employee are drawn from the budget of a specific project, what are such posts are called? तो दोस्तों इस पोस्ट को वर्क चार्ज पोस्ट कहा जाता है। 92 का जो होगा दोस्तों उसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हमारा 93। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर RB 206 ऑफ 2000। यानी स्टाफ कैन बिकम सरप्लस ड्यू टू विच ऑफ दिस एक्टिविटी। यानी जो 93 का जो आंसर होगा दोस्तों वो डी, आउटसोर्सिंग ऑफ, यानी 1 2 3 4 सब में होता है। टोटल पार्शियल क्लोजर ऑफ एक्टिविटीज, टोटल पार्शियल री एंगेजमेंट ऑफ प्रोसेस वर्क मेथड्स, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, या आउटसोर्सिंग, ये चारों कंडीशन में आपको सरप्लस किया जा सकता है। तो सरप्लस ऑफ स्टाफ को रीडिप्लॉय किया जाता है किसी अदर यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस डज द ट्रेड यूनियन एंड 26 इन लिस्ट। किसको सूचीबद्ध करता है? उनके राइट्स को, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनके लायबिलिटीज को। दोस्तों 94 का आंसर होगा डी, ये सारी उनकी रहती है। उनके राइट्स भी होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं, उनकी लायबिलिटीज भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95, वेयर a selection panel has been approved by DRM, proposal for modification for panel is to be done by which appropriate authority। यानी जो DRM से जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा वो करेगा। यानी 95 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, PCPO। Who is the competent authority to prepare third chance in a suitability to widow for appointment on compassionate ground। ठीक है, तीसरी मौका कौन देगा? तो दोस्तों जो तीसरा मौका या चौथा मौका देते हैं, जो 96 का आंसर होगा वो होंगे GM। तीसरा मौका भी वही देते हैं और चौथा मौका भी वही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 97, सैलून अटेंडेंट्स आर क्लासिफाइड एज essentially intermittent under HOER rule। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 98, which article of Indian Constitution gives freedom from a trade union। यानी ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 98 का आंसर होगा दोस्तों बी, विच मास्टर सर्कुलर नंबर डील्ट विद सब्जेक्ट ऑफ हॉलीडेज। यानी मास्टर सुखियो
यानी कौन सा मास्टर पत्र क्रमांक छुट्टियों के विषय से संबंधित है, यानी मास्टर सर्कुलर हमारा प्रश्न संख्या 99 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। जो 47 है उसी से हम लोग छुट्टियों का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, 3 NHA, कम्युनिटी वाइज आपका ये सारी चीज़ें, वर्कशॉप में आपका कितना होना चाहिए, जो 15 होता है, ऑफिस में 16 होता है, उसमें RH होता है, ओपन लाइन में ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैड फॉर्मुलेटेड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कर्मचारी भविष्य योजना किसने तैयार की थी, यानी प्रश्न संख्या जो 100 है उसका हमारा आंसर है दोस्तों नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 101, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, तो इसके लिए दोस्तों 150 कर्मचारी होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। फैक्ट्री एक्ट से संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है MCQs के साथ, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इज नीडेड एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, कितनी अस्तित्व में रहना आवश्यक है, तो दोस्तों 102 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 1 साल आपको अस्तित्व में रहना आवश्यक होगा तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको संख्या ऑफिस बेयरर की 7 होनी चाहिए, जो मेंबर होने चाहिए आपको या तो उस इस्टेब्लिशमेंट के 10% होना चाहिए या 100 जो कम हो वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 103, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द टर्म sabbatical इज कंसर्न्ड विथ, यानी sabbatical किससे जुड़ा हुआ है, तो जो 103 का आंसर है दोस्तों वो है पेड लीव फॉर स्टडी के लिए जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 104, यानी ए शॉर्ट ऑफ इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन टू restored ड्यूटीज ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन, तो किसके लिए थे, कंटिन्यूअस के लिए, तो कंटिन्यूअस को कितने घंटा आपको रेस्ट देना अनिवार्य है, तो कम से कम 10 घंटा, अगर 10 घंटे से पहले ड्यूटी बुलाते हैं तो वो शॉर्ट ऑफ माना जाएगा ने तो, और इसेंशियल के लिए 12 घंटे और इंटेंसिव के लिए 12 घंटे और इसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए दोस्तों 8 घंटे, यानी 104 का आंसर होगा दोस्तों बी। Chapter of which of Indian Railway Establishment Code it deals with SBF Staff Benefit Fund, दोस्तों चैप्टर 8 है वो SBF से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इज डील्ड विथ रूल नंबर विच ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, तो वो है दोस्तों प्रश्न संख्या 22, यानी 106 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 107 का क्वेश्चन आंसर, एक्सपेंडिचर ऑफ स्टाफ वेलफेयर अमेनिटीज इन इंडियन रेलवे चार्ज टू डिमांड नंबर विच, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण सुविधाओं पर व्यय मांग, यानी जो आपका डिमांड नंबर होता है वो किस पर होता है, यानी 107 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी, जो डिमांड नंबर 11 होता है वो उस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूनरल एडवांस paid to family member of deceased employee can be deducted from the settlement dues, किसी मृतक कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली अंतिम अग्रिम राशि को निपटान बकाया से काटा जा सकता है। 108 का आंसर है ए। 2 तरह के होते हैं, प्रश्न संख्या जो 8 का जो आंसर होगा वो उसके 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है 10,000 जो आपको SBF से दिया जाता है वो नहीं काटा जाता है, एक होता है 25,000 जो DCRG से दिया जाता है वो दोस्तों काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर स्कीम ऑफ बेस्ट अमंग फील्ड कैंडिडेट सिलेक्शन प्रमोशन SC/ST कैंडिडेट शुड रिव्यू आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, तो दोस्तों ये 6 मंथ्स होता है, यानी जो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 110, अरे कहाँ गया, द रेलवे सर्वेंट्स वर्किंग इन वर्कशॉप आर गवर्न्ड बाय, तो जो गवर्न किए जाते हैं दोस्तों वो HOER द्वारा
किए जाते हैं वर्कशॉप में। अगर फैक्ट्री में काम करेंगे तो फैक्ट्री एक्ट के द्वारा किए जाएंगे। तो थैंक यू इतना लंबा समय बने रहने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर में दोस्तों अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इसी तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। नमस्कार।